अगर आप उसी तरफ इशारा कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की तरफ इशारा करें, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। आप हिंदुओं को भी उसी हिसाब से ट्रीट करो, मुसलमानों को भी उसी हिसाब से ट्रीट करो। तो दोनों ऐसे कह रहे हो कि बटो मत लड़ो मत। बेटा ये जहर है, तू मत खाइयो पर मैं खाऊंगा। बेटा सिगरेट पीना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं सुट्टे मारूंगा सुबह से शाम तक। बेटा शराब मत पिया कर, पर मेरे लिए टीचर्स की बोतल आएगी, मेरे लिए वैलेंटाइन की बोतल आएगी, 1500 रुपए वाली स्कॉच आएगी, 2000 रुपए वाली स्कॉच आएगी। पर बेटा तू मत पियो, तेरे लिए जहर है पर मैं पीऊंगा। बिल्कुल माफी मांगने अगर आज मोदी जी शुरू करते हैं अपनी गलतियों पे, तो उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल की जितनी माफियां हैं ना, रोज हर एक घंटे में एक माफी मांगेंगे तो अगले 5 साल तो यूं ही बीत जाएंगे। जातिगत जनगणना, जब भारत हमारी जातियों में बटा पड़ा है, हर आदमी अपनी जाति को अपने नाम के पीछे लगा के गर्व महसूस करता है। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम राजपूत है, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहो हम जाटव हैं। जब सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, गर्व से कहो हम चमार हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो भीम वाले या भीम आर्मी वाले लोग हैं, या वो मायावती जी के पार्टी के लोग हैं, वो सब ये कहते हैं गर्व से कहो हम चमार हैं, हम जाटव हैं। जब सारे सबको आदत पड़ी हुई है अपनी जातिगत जनगणना की, तो ठीक है जातिगत जनगणना होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उससे कम से कम ये पता चल जाएगा कि भारत में कौन सी जाति पिछड़ी हुई है और कौन सी जाति वो अपर कास्ट में आ चुकी है। एक हमने कब कहा कि आप एक मत रहो, देशवासी है, देशवासियों से अपील करो ना, देशवासी एक रहो। प्रदेशवासियों से किस बात की अपील कर रहे हो कि एक रहो? प्रदेशवासियों को तो आप खुद ही बांटने का काम करते हो। आप खुद कहते हो जी आपके हिस्से का जो राशन है वो जालीदार टोपी वाले और तहमद वाले ले जाते हैं। पिछले चुनाव में जब लोग विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने खुद खुल के नारा दिया था 80-20 80-20 80-20 80-20, मतलब सीधा सारा इशारा साफ था कि 80% हिंदू एक तरफ हो जाओ और 20% मुसलमान जो है वो एक तरफ वोट डालेंगे तो मेरी तरफ आ जाओ। अब वो खुद बांटने की बातें करते हैं। अब पीछे आपको याद होगा लखनऊ में जब वो बारिश आई थी, एक कांड हुआ था, जो बाइक पे जा रहे थे 2 लोग, उसमें पीछे लेडी बैठी थी, उसको खींच के गिराया दिया गया था, उसके ऊपर पानी उछाला गया, सब काम करा गया, ठीक है जी। अब उसमें 16 लोग पकड़े गए थे। अब 16 लोग पे जब नाम आए उनके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, अखिलेश या अरुण यादव कुछ नाम था, मुझे प्रॉपर इस टाइम याद है ना, और दूसरा कोई लड़का मुसलमान था। उन्होंने संसद में सिर्फ 2 जनों के नाम लिए थे कि ये यादव और दूसरा ये अखलाक मुसलमान। उसके बाद 14 जो अभियुक्त थे, जिनमें सिंह भी शामिल थे, शर्मा भी शामिल थे, द्विवेदी भी शामिल था, और लोग भी शामिल थे, गुप्ता भी शामिल था, त्रिवेदी भी शामिल था, उनके उन्होंने नाम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें जातिगत इसको विद्वेष को बढ़ावा देना था। उन्होंने दिखाना था कि इस प्रदेश में जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है वो सिर्फ यादव और ये मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। और जिस यादव का उन्होंने सबसे पहले नाम लिया था लड़के का, वो लड़का ही वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था। उसे पुलिस वालों ने 2 किलोमीटर दूर से उठाया था, वो बैठा हुआ वहाँ पे चाय पी रहा था और उसे उठा के ले गए थे। अब जब बाद में वो पोल खुली, पता चला कि वो मौके पे वो था ही नहीं, तब जाके इतनी शीशे लेदर हुई तो उसको छुपा दिया गया। और दूसरी चीज़, अब आने वाले वहाँ पे यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। 10 सीटों पर जहाँ उपचुनाव है, वहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, डीएसपी सारे के सारे बदले जा रहे हैं वहाँ पे, कि यादव ना हो जाए और कोई मुसलमान ना हो जाए। मेरे सिर्फ स्वेय जातियाँ हों, ठाकुर हों, जो उनकी स्वेय जातियाँ हैं वही सारे होने चाहिए, ताकि वो इन इलेक्शन में फेवर कर सके। बांटने की बात आप खुद कर रहे हो और फिर दोनों ऐसे कह रहे हो कि बटो मत लड़ो मत। बेटा ये जहर है, तू मत खाइयो पर मैं खाऊंगा। बेटा सिगरेट पीना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं सुट्टे मारूंगा सुबह से शाम तक। बेटा शराब मत पिया कर, पर मेरे लिए टीचर्स की बोतल आएगी, मेरे लिए वैलेंटाइन की बोतल आएगी, 1500 रुपए वाली स्कॉच आएगी, 2000 रुपए वाली स्कॉच आएगी। पर बेटा तू मत पियो, तेरे लिए जहर है पर मैं पीऊंगा, मेरे लिए सब जाहिर है। तो वही बात वो कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई बटा तो कोई भी नहीं है, आपने किसको बात कही कटोगे और किससे कटोगे? आप ये बताओ, काटने वाला कौन है? अगर आप उसी तरफ इशारा कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की तरफ इशारा कर रहे हो, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। आप हिंदुओं को भी उसी हिसाब से ट्रीट करो, मुसलमानों को भी उसी हिसाब से ट्रीट करो। क्या प्रशासन के आगे किसी की चल पाती है? प्रशासन चाहता है तो अच्छे को घुटनों पर टिका देता है, बड़े बड़े आंदोलन को चल देता है प्रशासन। लेकिन वो प्रशासनिक कार्रवाई जब करना ही नहीं चाहते तो यही होगा साहब। अखिलेश साहब ने कहा है कि जातियां देखकर ही कहीं बुलडोजर चलाया जाता है, बिल्कुल जातियां देखकर ही तबादले किए जाते हैं। सही बात बिल्कुल सही बात है। 2 उदाहरण आपके सामने मौजूद है। लखनऊ में भी एक शहजाद अली, जिन्होंने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करी थी और उन्होंने थाने में प्रदर्शन करा था, अगले दिन ही, एक दिन बाद ही, 24 घंटे के अंदर उनकी पूरी की पूरी कोठी बुलडोज कर दी गई। उसके अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, लग्जरी गाड़ियाँ, उन्हें तोड़ दिया करा। कारण क्या दिया गया जी? मकान अवैध था। हमने मान लिया मकान अवैध था। गाड़ी कैसे अवैध हो जाएंगी भाई साहब? गाड़ी पैसा देके रजिस्ट्रेशन कराया गया है, गाड़ी किस तरह से अवैध होती है? गाड़ी का रोड टैक्स उन्होंने बढ़ा, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन, सब चीज़ें मौजूद हैं। और अगर इंश्योरेंस पॉल्यूशन मौजूद भी नहीं है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना है। आपके पास आरसी नहीं है, जुर्माना है। आपके पास पॉल्यूशन नहीं है, 10 हज़ार जुर्माना है। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, जुर्माना है। गाड़ियाँ कैसे अवैध हो गई? उन्होंने गाड़ियाँ भी तोड़ दी। अब आपका बुलडोजर वहाँ तो चल गया, जाति देख के चल गया, धर्म देख के चल गया। अभी 2 दिन पहले वहाँ से यूपी में, आपको याद होगा, बनारस कांड हुआ था। 2 महीने बाद तो उसके अभियुक्त पकड़े गए थे। जो तीनों अभियुक्त थे स्वय जातीय थे, उनके हिंदू थे, और तीनों के तीनों बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए थे।
अब उनकी जमानत भी होगी, उनमें से 2 लोगों की जमानत हो गई, एक की जमानत की सुनवाई अभी 7 तारीख के, वो भी बाहर आ जाएगा। उनके घर आज तक बुलडोजर नहीं चला। अतीक अहमद ने मारा, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला दिया है, उसकी संपत्तियों पे बुलडोजर। जिन 3 लड़कों ने अतीक अहमद को मारा, उनके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला। क्यों? तो साफ पता चल रहा है ना, जाति और धर्म देख के आप बुलडोजर चला रहे हो। अगर दूसरी जाति के हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो कर दो फौरन कार्रवाई। अगर अपनी जाति के तो आंख में रुई दे के बैठ जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। एक तरफा कार्रवाई चल रही है, यही एक तरफा कार्रवाई उन्हें लेके डूबेगी। कि लोकसभा अगले जो 2027 में चुनाव आएंगे, जी। इससे पहले जैसे कि आप कह रहे हो उपचुनाव है, क्या लग रहा है बैकफुट पर है बीजेपी? आ चुकी है पूरी तरह। अगर बैकफुट पे नहीं होती तो अभी आपने देखा कि अभी आपने 2 राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं, 2 राज्यों के चुनाव घोषित हो, 10 सीटों पे भी चुनाव करवा सकते थे। आपने 15 अगस्त पे यहाँ प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, मैंने तो खैर नहीं सुना, लेकिन अगले दिन मैंने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या बोला उन्होंने? देश जो है, एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। पूरे देश का चुनाव तो एक साथ कराने की हिम्मत कर रहे हो आप, रखते हो। 2 राज्यों के चुनाव एक साथ आपसे कराने की हिम्मत नहीं हो रही। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, इसी नवंबर एंड में होने थे, अक्टूबर स्टार्टिंग और नवंबर में, वो आपसे डिक्लेयर नहीं हुए। झारखंड का आपने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ आपकी दाल गलती नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र का आपने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ आपकी दाल गलती नजर नहीं आ रही। और यूपी के 10 सीटों का उपचुनाव, वो भी तो आप साथ करा सकते थे। लेकिन यूपी में आप इतनी बुरी तरह हार से बौखलाए हुए हो कि अगले अयोध्या की हार का दंश आपको 5 साल तक भूलने नहीं देगा। तो उससे बचने के नित नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। किसी तरह चुनाव टल जाए, कुछ और हो जाए, कुछ किसी तरह बात बन जाए। अब इन्होंने, आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा में पैतरा चला था, सब अपना नाम लिखेंगे। कितना हंगामा मचा, पूरे देश में हंगामा मचा, सारे मीडिया चैनल सारे चर्चा कर रहे थे, नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर चुप बैठे हैं। अब वो कोई नाम लिख रहा है? नहीं लिख रहा ना। कांवड़ यात्रा आई, खत्म हो गई, चुनावी पैतरा चला था, मामला खत्म हो गया। बस कोशिश उन्होंने करी थी गोल बंद करने की, पता चला कि उल्टे ये तो हमारे गले पड़ गया, हिंदू ही हमारे खिलाफ हो गए। भाई ऐसा कैसा कर रहे हो? तो इसका नाम, कैसा नाम, कौन सा नाम, हम जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी से खरीदे। मामला उल्टा पड़ गया, पत्ते उल्टे पड़ गए, तो आगे बैकफुट में। अब आपने कहीं उसकी चर्चा सुनी है? कहीं कोई अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल पे कोई डिबेट हो रही है कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे? कहीं आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी उन्हें। पैतरा उल्टा पड़ गया, चुप होके बैठ के बिल में घुस के वापस कछुए की तरह खोल में सिर दे लिया। अब फिर कुछ नया सोच के लाएंगे 10 सीटों के चुनाव जीतने के लिए, फिर कोई नई घोषणा कर देंगे। पैतरे इनके सारे उल्टे फिर भी पढ़ने हैं, जितना मर्जी कोशिश कर। आपने झारखंड की बात की, जी। चंपई सोरेन जी है वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ जी, बिल्कुल शामिल हो गए। तो आपको क्या लग रहा है ये जो झारखंड के कहीं ना कहीं जो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई थी, वो हाँ इसी जी, वजह से माहौल बिल्कुल इसी वजह से हुई थी। बिल्कुल राजनीतिक कारण उसका यही था कि चंपई सोरेन के लगातार ये लोग संपर्क में थे। चंपई सोरेन के लगातार इशारे आ रहे थे कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा, अलग दल बनाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, लेकिन मैं अपना अपमान सहन नहीं करूंगा। तो उनके इशारे वो जा रहे थे दूसरी तरफ। अब जैसे बीजेपी में शामिल हुए, अब जाके उनकी डिक्लेरेशन होगी, लेकिन वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। वो भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, वो गद्दारों को माफ़ नहीं करती। वो जानती है कौन गद्दार है, कौन पलटी मारने वाला है। भगवान बिरसा मुंडा की जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है वहाँ पे। वो धरती है वहाँ जहाँ से भगवान बिरसा मुंडा। और अभी प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा का अपमान करा था। 1875 में उनका जन्म हुआ, 1857 के क्रांति में उनको शामिल बता दिया। वो सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे बिरसा मुंडा जी को कैश कराया जा रहा है। अभी 2-3 दिन में आप चंपई सोरेन से भी यही सुनोगे, जय जोहार, जय भगवान बिरसा मुंडा। लेकिन वो गद्दारों को माफ़ करने वाली धरती नहीं है। चंपई सोरेन जी का भी खेल खत्म हो गया, जयराम जी की हो गई है उनकी। क्या लग रहा है झारखंड में बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है वो असफल है? बिल्कुल जी। अब बीजेपी कहीं भी कोशिश कर ले, आपको हर जगह उसे असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। ये पिछला जो चुनाव जीती है, अब आपने एडीआर की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि 79 सीट जो हैं उन पे बीजेपी के और काउंटिंग वालों ने हेराफेरी करी है। कहीं वोट डले हुए ज़्यादा थे, गिने कम है, कहीं डले कम थे और ज़्यादा गिन दिए गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो 79 सीट तो ये इसी तरह से घूमे फिरे हैं। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL डल चुकी है, सबूत पेश करे जाएंगे, देखते हैं अगर फेवर में आता है चुनाव क्या होता है तो एक ही सरकार ही तो जाए। बिल्कुल माफ़ी मांगने अगर आज मोदी जी शुरू करते हैं अपनी गलतियों पे, तो उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल की जितनी माफ़ियाँ हैं ना, रोज़ हर एक घंटे में एक माफ़ी मांगेंगे तो अगले 5 साल तो यूँ ही बीत जाएंगे। मणिपुर पे आज तक मोदी जी ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। किसानों से माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। अयोध्या में लगातार वहाँ पे घोटाला करने में 13,000 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या में, एक तो वो श्री रविशंकर को, बाबा रामदेव को और अडानी को अलॉट कर दी गई, जो कि सेना की ज़मीन थी। माफ़ी मांगेंगे उस पर? सेना के लिए वो प्रैक्टिस का जोन था, जहाँ पे वो अपनी गोलाबारी और इन सब चीज़ों की तोप और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सके, फायरिंग रेंज की, वो 13,000 एकड़ ज़मीन जो है अपने 3 दोस्तों में बांट दी, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे? बिल्किस से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को और 1 घंटे बाद गुजरात में वो छोड़ दिए गए थे, उनका माला पहना के स्वागत करा गया था, उससे माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांग पाएंगे। माफ़ी मांगने में लग गए तो इनकी सारे जिंदगी बची हुई माफ़ी मांगते मांगते बीत जाएगी, लेकिन इनकी माफ़ियाँ ख़त्म नहीं होने वाली। एक से एक इतने कर्म। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूँगा और संविधान का ही सबसे ज़्यादा तार करने में इन्हीं का हाथ है। ध्वनि मत से शोर मचा के 143 सांसदों को सस्पेंड करा के आपने बिल पास कराए संसद में। ये आपने माफ़ी मांगने वाले काम करे या नहीं करे? आपके सांसद भरी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं, एक वो विधुड़ी सांसद जो था उसने, ओ कटुए मुल्ले उग्रवादी बैठ जा। आपने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी।
सैकड़ों हजारों हजारों हजार चीज़ है, किस किस चीज़ पे आप माफ़ी मांगोगे? माफ़ी मांगते मांगते आपकी बाकी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये छोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहा के आपका कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र के चुनाव आने जी। वाले थे, उन्हें कहीं ना कहीं बैकफुट जो मूर्ति गिरी उसकी वजह से खुद बैकफुट पे दिख रहे थे, इस वजह से लग रहा है आपको ये पूरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, मूर्ति की बात तो बाद में आई है, मूर्ति से पहले बैकफुट पे थे सारे के सारे। वहाँ पे उन्होंने बात बोली कि सीएम फेस कौन होगा। महाविकास अघाड़ी ने साफ क्लियर कर दिया जी, सीएम फेस हमारे उद्धव ठाकरे हैं। बात खत्म कर दिया क्लियर। अब जब क्लियर हो गया कि सीएम फेस उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस ने बोला हम सपोर्ट देंगे और हमारे शरद पवार जी ने बोला हम सपोर्ट देंगे, मसला क्लियर हो गया। अब ये बैकफुट पे आ गए। उद्धव ठाकरे ने भी अपना रूप दिखा दिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, जो भी है मैं इनको निपट लूंगा। देवेंद्र फडणवीस उनकी हालत खराब है, एकनाथ शिंदे उनकी हालत खराब है। एकनाथ शिंदे का आपने पीछे भगवान का इशारा ही था, वो अपनी चेयर पे बैठे थे और उनकी चेयर ही लुढ़क गई थी। ये ऊपर वाले का इशारा आ गया था, अब तुम्हारी कुर्सी गई, सीधी सी बात है। कंगना रनौत की जो फिल्म है और उनके बयान की वजह से तो एक हो ही रहा है, उस पर कहा जा रहा है सेंसर बोर्ड अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, परेशान हो रही है। क्या लग रहा है, रिलीज होगी या नहीं होगी? ये कर दो रिलीज, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? देखने कौन जाएगा? देखने कौन जाएगा? इनके चरण चुंबक पत्रकार थोड़े से चले जाएंगे देखने, रिव्यू लिखने के लिए। कुछ इनके जो बड़े बड़े वो हैं महारथी, वो पूरे पूरे हॉल बुक करके कह देंगे जी फिल्म हिट कराने के लिए, देखो जी इतनी बड़ी फिल्म आई। जैसे इन्होंने पीछे एक वो फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उसके लिए बाकायदा हॉल बुक करके, और कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए इन्होंने बाकायदा हॉल बुक करे गए थे। लगातार अंदर पब्लिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी यही दिखाया गया था कि जी हाउसफुल चाह रहे हैं शो, वो इसके लिए कर देंगे नशेड़ी के लिए। देते वो तो मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट देते, फर्क क्या पड़ेगा? हमारी इंदिरा गांधी जी की पता तो चलेगी कि इंदिरा गांधी जी ने करा क्या था, कैसे कैसे किस तरह की वो आयरन लेडी थी, क्या क्या उनमें हिम्मत थी, लोगों को पता तो चलेगा। आप जितना मर्जी डिग्लोरीफाई कर दो, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें कहने का कुछ फायदा ही नहीं है। उन्होंने तो काम एक ही करना है, उनके दिमाग में तो यहाँ भगवान ने भेजा, उन्हें ज़मीन पे भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, कोई वाला हाल है उनका तो सीधी बात है। हरियाणा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे? कांग्रेस है जी, क्लियर कांग्रेस है जी। पहले दौड़ में थी वो थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल क्लियर आ गई है वो। हरियाणा में कांग्रेस दौड़ में है पूरी तरह। मैंने लगातार वहाँ पे जो एनालिसिस करा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, वहाँ हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा चली है। जिस जिस जिले से गुजरी है उस जिले में उन्हें हजारों लाखों लोगों का समर्थन मिला है। आप जैसे हम जैसे 15-20 मिनट इस गर्मी में नहीं खड़े हो पाते, लेकिन वहाँ सुबह से लेकर रात तक लोग उनके साथ चले हैं, भरी गर्मी में चले हैं। पानी पीने को उन्हें मिला नहीं मिला कोई चिंता नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं। भरी गर्मी में झुलसते हुए लोगों ने उनका साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब हर जिले में सफल हुई है। दिनेश फोगाट हैं, वो अभी फिर से जो किसानों का शंभू बॉर्डर पर धरना है वहाँ पर आगे बैठ गई। क्या लग रहा है, जो किसानों का मुद्दा है कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट करने वाले हरियाणा और पंजाब के तो थे। पंजाब के किसान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। हरियाणा के किसानों के लिए फिलहाल हमारे एक नायब सिंह सैनी टेम्परेरी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कर दिया घोषणा कि जी हम 22 फसलों को MSP देंगे। अब वो उनकी घोषणा जो है आचार संहिता के उसमें फंस गई है, तो जाहिर सी बात है जब तक इलेक्शन होंगे उन्हें किसी को कोई फसल का MSP मिलने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक लड्डू फेंक दिया था कि खा लो भाई, लेकिन ये वो है ना संदीला के लड्डू, खाए तो बचता है ना खाए तो बचता है, रेतीले लड्डू होते हैं वो। तो किसानों को पता है इन्होंने मैं संदीला के लड्डू भेजे, इसमें रेत ही निकलेगी। गारंटी नहीं बनाई उन्होंने, कोई कानून नहीं बनाया। तो वहाँ के सब किसान पहचान गए इस चीज़ को कि कितने झूठे लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला।